नमस्कार। अपडेट एट 10 में आपका स्वागत है। अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर अभी तक के बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज लक्षद्वीप और केरल में कार्यक्रम। लक्षद्वीप में दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। केरल के त्रिशूर में विशाल सभा को करेंगे संबोधित। लाखों महिलाएं होंगी शामिल। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करने वाली सावित्रीबाई फुले और राष्ट्र की स्वतंत्रता की पहली स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार की जयंती आज। पीएम मोदी ने एक्स पर संदेश साझा कर दोनों को श्रद्धांजलि दी और याद किया। युगांडा में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 27वें सम्मेलन का आयोजन। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल रवाना। 2026 में भारत करेगा 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर की एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक। कहा, केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी जारी। खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता पर दिया बल। कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए अधिकारियों की सराहना। पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। प्रशासन ने मंगलवार को शोपिया जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर रचा इतिहास। आज देश सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नचियार की जयंती मना रहा है। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाई। रानी वेलु नाचियार तमिलनाडु के शिवगंगा क्षेत्र की 18वीं सदी की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हथियार उठाए। वो भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को राह दिखाने वाली दोनों नारी शक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया और मन की बात में इन दोनों के प्रति प्रकट किए उद्गारों को एक्स पर शेयर किया। हमारी भारत भूमि को हर कालखंड में देश की विलक्षण बेटियों ने गौरव से भर दिया है। सावित्रीबाई फुले जी और रानी वेलु नाचियार जी देश की ऐसी ही दो विभूतियां हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हर युग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता रहेगा। आज से कुछ ही दिनों बाद 3 जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्म जयंती मनाएंगे। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था। महात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किए। उनकी कविताएं लोगों में जागरूकता बढ़ाने और आत्मविश्वास भरने वाली होती थी। लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरसता से रहें। वे कितनी दयालु थी, इसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। सामाजिक न्याय का ऐसा उदाहरण विरले ही देखने को मिलता है। जब वहां प्लेग का भय व्याप्त था तो उन्होंने खुद को लोगों की सेवा में झोंक दिया। इस दौरान वे खुद इस बीमारी की चपेट में आ गई। मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाली देश की कई महान विभूतियों में से एक नाम
रानी वेलु नाचियार का भी है। तमिलनाडु के मेरे भाई बहन आज भी उन्हें वीरा मंगई यानी वीर नारी के नाम से याद करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ रानी वेलु नाचियार जिस बहादुरी से लड़ी और जो पराक्रम दिखाया वो बहुत ही प्रेरित करने वाला है। अंग्रेजों ने शिवगंगा साम्राज्य पर हमले के दौरान उनके पति की हत्या कर दी थी, जो वहां के राजा थे। रानी वेलु नाचियार और उनकी बेटी किसी तरह दुश्मनों से बच निकली थी। वे संगठन बनाने और मरूद ब्रदर्स यानी अपने कमांडरों के साथ सेना तैयार करने में कई सालों तक जुटी रही। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू किया और बहुत ही हिम्मत और संकल्प शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी। रानी वेलु नाचियार का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने अपनी सेना में पहली बार ऑल विमेन ग्रुप बनाया था। मैं इन दोनों वीरांगनाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर हैं, जहां उनका आज व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 12 बजे लक्षद्वीप के कवरत्ती पहुंचेंगे, जहां वो 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री कदमत में निम्न तापमान थर्मल डिसैलिनेशन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पाद होगा। प्रधानमंत्री अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों के सभी घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये पेयजल परियोजनाएं द्वीपों की पर्यटन क्षमता को मजबूत करने में मदद करेगी, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इन परियोजनाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है, जो लक्षद्वीप की पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना है। इससे डीजल आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीनीकरण की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 5 द्वीपों एंड्रोथ, चिटलाट, कदमत, अगत्ती और मिनिकॉय में 5 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों यानी नंद घरों के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री केरल पहुंचेंगे और करीब शाम 3:30 बजे त्रिशूर में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। शाम करीब 4:15 बजे प्रधानमंत्री केरल के त्रिशूर में ही विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाली 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिलाओं की इस सामूहिक सभा को नाम दिया गया है स्त्री शक्ति मोदी ओपम, यानी मोदी के साथ सशक्त महिलाएं। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित करने के लिए पीएम मोदी को बधाई देने के लिए भाजपा की केरल इकाई ने इसका आयोजन किया है। जी हां, बात कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स की कर लेते हैं और इन महत्वपूर्ण अपडेट्स में हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लक्षद्वीप के अगत्ती में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि गरीबों के पास घर हों, टॉयलेट हों, बिजली, गैस जैसी सुविधाओं से कोई वंचित न रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लक्षद्वीप की पहली पोल बल्क स्टोरेज फैसिलिटी कवरत्ती और मिनिकॉय आइलैंड में बनाई गई है। अब यहां अनेक सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। बीते 1 दशक के दौरान अगत्ती में विकास के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। विशेष रूप से हमारे मछुआरे साथियों के लिए हमने यहां आधुनिक सुविधाएं बनाई हैं। अब अगत्ती में
एयरपोर्ट के साथ साथ आइस प्लांट भी है। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट और सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर के लिए यहां नई संभावनाएं बन रही हैं। अब तो यहां से टूना फिश भी एक्सपोर्ट होने लगी है। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की प्रगति से संबंधित पहलुओं पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, स्थानीय संस्कृति की रक्षा करने और लोगों के लिए समृद्धि के रास्ते सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ साथ लक्षद्वीप के लोगों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 4 जनवरी यानी कल जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जम्मू के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो के उद्घाटन समारोह में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। संसद का एक प्रतिनिधिमंडल युगांडा में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 27वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज भारत से रवाना हो गया है। आइए जानते हैं इस सम्मेलन में क्या कुछ खास है। The Parliament of Uganda will be hosting the 27th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth in Kampala from the 3rd to the 6th of January 2024. The conference to be held at the Munyonyo Commonwealth Resort will attract speakers and presiding officers from 52 Commonwealth countries. It aims to maintain, foster and encourage impartiality and fairness on the part of speakers and presiding officers of parliaments and promote knowledge and understanding of parliamentary democracy. The topics of discussion at the conference will include environment, climate change and the role of parliament, diverse and inclusive parliaments, youth and gender sensitivity, and security measures for parliamentarians and parliaments. The others are health and well-being support in parliaments and role of speakers and presiding officers. Delegates, accompanying persons and other officials expected to grace the conference present opportunities to create business and entrepreneurial linkages to cement trade relations with the visiting delegations. The high-level event comes with increased tourism hits and its attendant dividends for the small, medium and large-scale investors across the tourism value chain. राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 27वें सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का आयोजन 3 से 6 जनवरी तक युगांडा के कंपाला में किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन वर्ष 2026 में भारत में होगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश युगांडा से पदभार संभालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के बारे में सोमवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी रहेगी। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल दुल्लो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों के एरिया डोमिनेशन प्लान की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंक संबंधी घटनाओं और घुसपैठ की घटनाओं में महत्वपूर्ण गिरावट और कानून और व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के लिए सुरक्षा एजेंसियों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को शोपिया जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर।
इस योजना का लक्ष्य पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के साथ साथ 5 से 7 दिनों के बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक के उन्नत प्रशिक्षण के साथ 500 रुपये प्रतिदिन के वजीफे के साथ लोगों की कारीगरी और शिल्प को पहचान दिलवाना है। ये योजना प्रशिक्षित विश्वकर्माओं को 15,000 रुपये का आधुनिक टूल किट मुफ्त प्रदान करेगी। इसके अलावा क्रेडिट आधारित सॉफ्ट लोन के साथ जुड़ाव और उनके व्यवसाय के विस्तार के लिए विपणन सहायता भी योजना के तहत प्रदान की जाएगी। ये योजना जम्मू कश्मीर के शिल्पकार समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल समाप्त होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों से अपने अपने काम पर लौटने की अपील की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी ड्राइवर्स से हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया है। हिट एंड रन मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जेल और जुर्माने के कड़े प्रावधान के खिलाफ ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटर्स ने सोमवार को 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की थी। कोयला मंत्रालय ने दिसंबर 2023 के दौरान कुल कोयला उत्पादन में भारी वृद्धि हासिल की है। उत्पादन पिछले वर्ष के 83.86 मिलियन टन के आंकड़े को पार करते हुए 92.87 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ये 10.75% की वृद्धि को दर्शाता है। कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन दिसंबर 2023 में 8.27% की वृद्धि के साथ 71.86 मिलियन टन हो गया है, जबकि दिसंबर 2022 में ये 66.37 मिलियन टन था। संचयी कोयला उत्पादन दिसंबर 2023 तक बढ़कर 684.31 मिलियन टन हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि के दौरान ये 608.34 मिलियन टन था। ये उत्पादन में 12.47% की वृद्धि को दर्शाता है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 3 जनवरी साल 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका रहीं। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी रहीं। बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उन्हें समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा, जिस कारण स्कूल जाने पर समाज ने सावित्रीबाई को पत्थर भी मारे। समाज में महिलाओं को हक दिलाना सावित्रीबाई फुले का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा। 3 जनवरी साल 1730 को रानी वेलु नच्चियार का जन्म तमिलनाडु के रामनाथपुरम में हुआ। वह भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ लड़ने वाली पहली वीरांगना थीं। उन्होंने ब्रिटिश शासन का सक्रिय रूप से विरोध किया। रानी वेलु वीर मंगई के नाम से प्रसिद्ध रहीं। वीर मंगई का अर्थ होता है वीर महिला। उन्होंने पहला मानव बम बनाने के साथ साथ दक्षिण में 1700 के अंत तक प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना की स्थापना की। 3 जनवरी साल 2002 को भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक प्रोफेसर सतीश धवन का निधन हुआ। उन्होंने साल 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का स्थान ग्रहण किया। उन्हें भारत में प्रायोगिक तरल गतिकी अनुसंधान के जनक और विक्षोभ व परिसीमा परतों के क्षेत्र के प्रख्यात शोधकर्ताओं में से एक माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित भारतीय उपग्रह प्रमोचन केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में पुनर्नामकरण किया गया।
अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से राम भक्तों में उल्लास है, लेकिन परंपरा के अनुसार रामलला के दर्शन से पहले हर आम और ख़ास को लेनी होती है हनुमानगढ़ी के हनुमान जी से आज्ञा। इस परंपरा को जानने के लिए मेरे साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंची संसद टीवी की टीम। हम अयोध्या की पावन नगरी है और पावन नगरी में है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर है और ये मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी से आज्ञा लेने के पश्चात ही आप राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकते हैं। हम जा रहे हैं हनुमान जी के पास, उनसे आज्ञा लेंगे और उसके पश्चात ही रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी के इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचने के लिए इन 84 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है और 84 सीढ़ियां आपको पता ही होगा, कोई भी धार्मिक स्थल होता है तो 84 कोस की जो है परिक्रमा होती है, तो पवित्रता जुड़ी हुई है 84 इस अंक से। यहाँ पर जो है 84 कोस की परिक्रमा नहीं है, बल्कि 84 सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर हम हनुमानगढ़ी के इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखिए, कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे, तो ये हनुमान जी का मंदिर है, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर। और ये एक किला है, भगवान श्री राम का मंदिर जो जन्मभूमि है उससे जस्ट पहले जब भी जो प्रधानमंत्री जी आते हैं तो वो भी पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद राम जन्मभूमि का दर्शन करते हैं। तो यहाँ का मान्यता ये है कि आप जब दर्शन करेंगे तो पीछे राम दरबार है, पीछे राम दरबार है और राज गद्दी पे हनुमान जी विराजमान हैं। तो कहीं भी फोटो में देखेंगे आप तो हनुमान जी चरण में हैं, हनुमान जी चरण में हैं और भगवान श्री राम गद्दी पे हैं। और यहाँ पे आप दर्शन करेंगे तो हनुमान जी गद्दी पर हैं और राम जी पीछे हैं, खड़े हैं। तो ये यहाँ के हनुमान जी यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान हैं। और जब भगवान श्री राम साकेतवाल जब जा रहे थे तो अयोध्या का राजा हनुमान जी को ही बनाया गया था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम को आप विस्तार से संसद टीवी पर देख सकते हैं। अयोध्या में श्री राम लला का जोरदार स्वागत होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आज स्वाति मिश्रा का राम भजन शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भक्ति से भरा ये भजन मंत्र मुक्त करने वाला है। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस राम भजन के साथ। आप मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री